गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं जीवन वक्ल वापस एक बार आपके सामने हाजिर हुआ हूँ जर्नलिस्ट चैनल पर। और आज अंडमान में हमारा ये पहला दिन है। इससे पहले वाला जो वीडियो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप यानी रॉस आइलैंड, वो आपने देखा होगा, ऐसे मैं आशा करता हूँ। और अब हम आज के दिन के दूसरे हाफ में निकल पड़े हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक जगह पर जाने के लिए। तो अब ये जगह जो है वो प्रोमिनेंट प्लेस है सारे टूरिस्ट के लिए। इस जगह का बहुत बड़ा ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया था कैद में, काले पानी की सज़ा वो काट रहे थे। जी हाँ, सेलुलर जेल। इस जेल के अंदर आज हम लोग जाएंगे। ये विज़िट हमारे लिए बहुत ही इमोशनल है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं सावरकर जी का बहुत बड़ा भक्त आप बोल सकते हो। तो और मैं बहुत सम्मान करता हूँ और उन्होंने जो योगदान दिया है अपनी स्वतंत्रता के लिए भारत माता की, वो काफ़ी मौल्यवान है। सो अब चलते हैं अंदर जेल के। पैसा देते उसको भी बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। जापानीज के शासनकाल 3 साल के थे, 42 से लेकर 41, और अनटोल्ड टॉर्चर मींस जापानीज। और 3 साल के बाद जापानीज हिरोशिमा के बाद जापानीज यहाँ से चले गए, आगे ब्रिटिश के शासन रहे, रिपब्लिक के बाद। तो जैसे ही आप लोगों ने अंदर आया, देखिए सामने यहाँ पे 2 जोत जल रहा है। ये है स्वतंत्र जोत। उन सभी फ्रीडम फाइटर्स की याद में जलाया गया जिनको ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पे बंदी बनाया गया था। और उसको जलाए रखने के लिए हर महीने 24+24 यानी कि 48 सिलेंडर्स को यूज़ करते हैं, जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा इस जेल को फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं उनकी याद में जलाने के लिए। उसी तरह ठीक सामने की ओर आप लोग देख रहे हैं वो है शहीद स्मारक। पूरे भारतवर्ष में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स भारत की आज़ादी के लिए लड़े, जो शहीद हुए, उन सभी के रेस्पेक्ट में बनाया गया स्मारक है वो जितना स्पेस कवर्ड है वहाँ पे जो है पहले एक लकड़ी का बिल्डिंग होता था, जो उन दिनों फ्रीडम फाइटर्स का हॉस्पिटल था। टूटने के बाद उसको 1985 में शहीद स्मारक का शेप दिया गया। सिटिंग अरेंजमेंट ये लाइट एंड साउंड शो के लिए, शाम के वक्त यहीं पे शो होता है और आपको यहीं पे शो बैठा के दिखाया जाता है। उसी तरह मेरे हाथ की ओर से देखिए लेफ्ट साइड में 2 जो ब्लॉक है, ये दोनों ब्लॉक यहाँ का किचन और स्टोर रूम के हिसाब से उन दिनों ब्रिटिश द्वारा यहाँ पे यूज़ करते थे। अब देखिए जेल। इस जेल को बनवाया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी 1893 में और कंप्लीट किया गया 1906 में, 1906 में। यानी कि तकरीबन 13 साल लगा था इस जेल को बनने के लिए। और उसका एक स्टार फिश का मॉडल बनाया गया। आप लोग अंदर देखा होगा, बहुत लोग मॉडल रखा हुआ है। जो लोग नहीं देखा कोई बात नहीं, देखिए सामने एक सेंट्रल टावर देख सकते हो आप लोग। अब उस सेंट्रल टावर के साथ ऐसे पूरे 7 विंग्स को जोड़ा गया था। एक विंग इसको बोलते हैं। ऑल टुगेदर 7 विंग्स को सेंट्रल टावर के साथ जोड़ने के बाद इन 7 पे जाने का रास्ता जो है सिर्फ एक ही दी गई। मैंने अगर किसी को भी अंदर जाना है तो यहाँ से चलते हुए जाएंगे उस टावर, वहाँ से कनेक्टिविटी थी जिसके थ्रू हर विंग्स पे जाने का रास्ता दिया गया, अदरवाइज कहीं से कोई रास्ता नहीं था। ये जो आप लोग देख रहे हैं विंग का सामने का हिस्सा है, और अगर इस पे ध्यान दोगे तो देखिए ये इसका पीछे का हिस्सा है। अगर कोई भी एक कैदी एक रूम में बंद है, एक सेल में बंद है, तो दूसरों के साथ कोई कम्युनिकेट ना कर पाए, उस हिसाब से ब्रिटिशर्स के द्वारा उन दिनों जेल को बनवाया गया। जेल बनते हुए इसके अंदर टोटल 7 विंग्स थे, जिसपे 693 रूम्स थे और हर एक रूम सॉलिटरी कंफाइनमेंट है, यानी कि एक रूम में एक कैदी को रखना है। उस वक्त तो 7 विंग्स था, लेकिन आज आप लोग यहाँ पे देखोगे सिर्फ 3 विंग, जिनमें से ये देखिए ये 2 है, एक इसके बैक साइड में।
तो बाकी के 7 में से 4 जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, टूट चुका है। और टूटने का भी बहुत सारे कारण है, जैसे कि अर्थक्वेक जो 1941 में भूकंप आई थी, उसमें इसकी कुछ हिस्सा डैमेज हुआ। फिर 42 से 45 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान को जापानियों ने कब्जा किया था ब्रिटिशर्स से। जापानीज क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे बंकर्स, रेजिडेंशियल एरियाज, ये सब चीज़ के लिए भी इनका टूटा हुआ ब्रिक्स वगैरह रीयूटिलाइज भी किया गया। उसके बाद इंडिपेंडेंट हुई। इंडिपेंडेंट के बाद 1964 चलते चलते जब यहाँ पे सेटलमेंट पॉपुलेशन वगैरह हुई तो हॉस्पिटल की जरूरत हुई। इंडियन गवर्नमेंट ये जो पीछे की ओर टूटा हुआ जो 4 विंग है उस एरिया को टोटली क्लियर करते हुए वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट किया जिसका नाम है जीबी पंत हॉस्पिटल, गोविंद बल्लभ पंत हॉस्पिटल। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से आज हमारे पास 7 में से सिर्फ 3 विंग्स बचा हुआ, बाकी के 4 पूरे के पूरे टूट चुके हैं। इस जेल का जेलर हुआ करता था डेविड बेरी और आर्किटेक्ट था मैकमुलर। ब्रिटिशर्स के द्वारा इस जेल को 1938 तक यूज़ किया, 1938 में उन लोगों ने इसको टोटली खाली कर दिया गया। इंडिपेंडेंट हो गई। इंडिपेंडेंस के बाद 11 फरवरी 1979 में इंडियन गवर्नमेंट द्वारा इस जेल को एक नेशनल मेमोरियल डिक्लेयर किया। तो आज एक हेरिटेज बिल्डिंग की तरह इसको यूज़ करते हैं, जहाँ पे अभी आपके पास देखने के लिए है कंडम सेल, फांसी घर, सावरकर जी के रूम, पनिशमेंट पॉइंट, ऐसे बहुत सारा चीज़ देखता हुआ आप लोग ऊपर वॉच टावर तक जा सकते हो। जिस रास्ते अभी हम जाएंगे उसी रास्ते आपको लौट के भी आना है। तो पहला स्पॉट हमारा रहेगा फांसी घर। अभी फिलहाल सर हम जहाँ पे मौजूद है ये एक्चुअली जेल का नंबर 1 और नंबर 7 विंग है, यानी कि विंग्स के काउंटिंग वहां से स्टार्ट होगा क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा होगा। तो फर्स्ट है और ये लास्ट विंग है। ये जो नंबर 7 विंग, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर के लास्ट रूम जहाँ पे विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया, वीर सावरकर जी जिनके नाम से अंडमान के एयरपोर्ट है। तो ऊपर चलते हुए उनके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसी विंग के नीचे कॉर्नर के 4 रूम, इन 4 रूम को बोलता है कंडम सेल्स। वैसे देखिए कंडम सेल्स और नॉर्मल सेल में साइज वाइज, लुक वाइज, शेप वाइज कोई डिफरेंस नहीं था, सब कुछ इक्वल था। खाली जो है इन 4 रूम को जस्ट एक दीवार बांधते हुए सेपरेट कर दिया गया, यहाँ से उसके लिए एंट्रेंस दी गई। लेकिन बाकी सभी रूम में जाने का रास्ता सिर्फ सेंट्रल टावर से ही हुआ करता था। अब ये 4 रूम खास उन कैदियों के लिए बनवाया गया जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अगर कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, यानी कि फांसी का सजा सुनाया गया, तो आखिरी के वक्त यहाँ पे रखा गया। कहते कि उन दिनों अगर यहाँ पे किसी को भी रखोगे तो उनके ऊपर कोई टॉर्चर या पनिशमेंट नहीं होगा, अच्छा फूड वगैरह प्रोवाइड होगी। वहां से यहाँ पे लाते हैं जो व्हाइट वाली जो स्टेयर्स है ना, इसको बोलते हैं प्लेस फॉर लास्ट राइट्स या फिर प्लेस फॉर लास्ट रिचुअल्स। यहाँ पे उनका लास्ट बात रिलीजियस बुक्स वगैरह पढ़ाया जाएगा, उसके बाद उनसे आखिरी इच्छा पूछी जाती है। ये आखिरी इच्छा क्या होता है कि मरने के बाद उनके बॉडी को किस धर्म के हिसाब से क्रियाक्रम किया जाए। उसके बाद यहाँ से सीधे सामने फांसी घर की ओर ले जाएगा, जो अभी आप लोग देख रहे हैं। तो बेसिकली देखिए जो फांसी घर है इसको रेनोवेट किया गया, यानी कि जो वुडन स्ट्रक्चर है इसको बाद में किया गया। आप लोग अभी इस पे क्या क्या चीजें पुराने देख पाओगे। सामने इसके छोटा सा डोर है, उस डोर से जब आप अंदर की ओर देखोगे तो नीचे जो प्लेटफॉर्म दिखेगा, प्लेटफॉर्म इसमें पुरानी है। उस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आप लोग देखोगे बीच के हिस्से में एक ट्रैप डोर जो नीचे ऐसा खुलेगा, लेफ्ट हैंड साइड एक बड़ा सा आयरन लीवर और ऊपर का बीम, इतनी सारी चीज पुरानी है। लेकिन इनमें जो 3 रस्से अभी मौजूद है, तीनों रस्सों को बदला गया, चेंज किया गया है। रस्से पे अगर आप गौर से देखोगे तो देख पाएगा उन रस्सों के बीच में एक आयरन रिंग, एक लोहे का रिंग डाला हुआ है। तो बेसिकली ये किस लिए होता था, जैसे लिवर को खींचोगे तो ट्रैप डोर नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएगा, जो भी ऊपर खड़ा हुआ क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हैंग होगा। हैंग होते हुए एज सून एज पॉसिबल स्लिप करने के लिए और स्पाइनल कॉर्ड को तोड़ने के लिए था, यानी कि रोप के बीच में रिंग ऐसा होगा, जैसे स्लिप करेगा और उसको ब्रेक करेगा। ट्रैप डोर के ठीक नीचे 8 फीट का रूम है, ये जब खुलेगा ऊपर 8 फीट नीचे 8 फीट, यानी कि 16 फीट डेप्थ, कोई भी इजी हैंग हो पाएगा, उस हिसाब से बनवाया गया। तो अभी आप लोग देखते हुए देख पाओगे इसमें 3 रस्से भी मौजूद है, माने एक साथ 3 लोगों को फांसी देने के लिए ही बनवाया तो गया था, बट इसमें कितनों को फांसी दिया गया या फिर एक साथ कितनों को दिया गया, ऐसा आज हमारे पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं है। क्योंकि 1942 से 1941 सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंडमान को जापानियों ने कब्जा किया था, उन दिनों बहुत सारे रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिया या फिर ब्रिटिश अपने साथ ले। अभी हम लोग फांसी घर देखेंगे। देखते हुए एक चीज का ध्यान रखना है, शॉर्ट हाइट है, सर बचाते हुए देखना है। फांसी घर देखने के बाद जब बाहर निकलोगे सामने देखिए एक शेड देख रहे हैं आप लोग, उस शेड के अंदर बहुत सारे मॉडल रखी हुई है, कुछ ओरिजिनल चीजें भी है, सारे पनिशमेंट के बारे में। अगर वो खाली मिलता है तो मैं आपको अंदर एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज वो सारे जो मॉडल रखी हुई है आपको जस्ट फोटोग्राफ्स वगैरह करना है, देखना है, उसके बाद इसी तरह बाहर मैं असेंबल करके एक्सप्लेन करूँ। वैसे हम लोग सबसे लास्ट जा रहे हैं तो खाली मिलेंगे।
ऊपर जो राइट साइड पे कोने वाला जो सेल है वहाँ पर सावरकर जी को रखा गया था। फिलहाल अभी हम जहाँ पे मौजूद है ये एक्चुअली जेल का एक बॉक्सशेड है। तो इसका फाउंडेशन वही है, जगह वही है, खाली इनमें जो चेंजेस लाए गए जैसे कि नीचे की ओर फ्लोरिंग, साइड की लकड़ियाँ, ऊपर की शीट, ये सब टाइम चलते हुए बदला गया है। तो जैसे आप लोगों ने अंदर आया, पहला स्पॉट ये जो देख रहा है ये ऑयल मिल, ये ओरिजिनल है। ब्रिटिश रूल के हिसाब से जिस किसी भी कैदी को ऑयल मिल में काम देता है उनको पर डे 30 पाउंड कोकोनट ऑयल और 10 पाउंड जो है सरसों के तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल निकालना होगा। अब ये कैसा निकाला जाएगा, नारियल का जो सूखा हुआ ड्राई कोकोनट जिसको बोलते हैं ना कोपरा, कोपरे को इसके अंदर डाला जाएगा। उसके बाद ये जो रॉड के बीच में वेट डाला गया। वेट डालने से क्या होता है, इसमें एक चेन बंधा हुआ है जिसकी वजह से बीच के हिस्से ऐसे बेंड हो जाएगा और अंदर जो कड़ी हुई है वो इजीली क्रश होगी। उसके बाद फ्रीडम फाइटर्स को ये जो रॉड है इसको पकड़ते हुए करीब 8 से 9 घंटे तक कंटिन्यूसली स्पीड चलना होगा या फिर भागना होगा। सपोज ये जो स्लो डाउन होता है, रुकता है, लड़खड़ाता है, ऐसे केसेस में इनको पीछे से कोड़े भी लगा देते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा। कुछ ऐसे भी रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद है जिसपे लिखा गया कि अगर ये लोग तक हार जाएंगे, इनके हाथों को उसमें बांधने के बाद जैसे पोलो में बैल को कराता है, कैटल जैसा फोर्सफुली काम कराता है, वैसे काम भी कराते हैं। उसी तरह जेल के अंदर और भी बहुत सारे पनिशमेंट्स हैं, इनमें से एक था नारियल के रस्से। यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये नारियल का छिलका है। नॉर्मली क्या करते हैं, नारियल को छिलके उतारने के लिए किसी नोकीले चीज में मारना होगा। अब इनमें से जो छिलका बनता है इनको पहले पानी में डुबो के रखा जाएगा। बहुत देर तक कोई भी चीज पानी में रहेगा तो क्या होगा, इस पे एक सॉफ्टनेस आएगी। उसके बाद पानी से उसको बाहर निकाला जाएगा। ये जो वुडन स्ट्रक्चर है, वुडन लॉग है, इसके ऊपर ये जो वुडन हैमर है इससे इसको मारना होगा। अब मारने कूटने से क्या होता है, इनमें से बहुत सारा रेशा बनता है, फाइबर्स निकलेगी। इन फाइबर को पहले अच्छी तरीके से सुखाया जाएगा। उसके बाद ऐसे हैंड मशीन यूज करते हुए नारियल के रस्से बनवा देते हैं। अब देखिए नारियल के रस्से बनाने के लिए क्या करता है, हुक्स पे जब फाइबर को रखोगे उसके बाद हैंडल को जब रोटेट करोगे तो क्या होता है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, जिससे क्या होगा, फाइबर इंटरलॉक होता जाएगा और नारियल के रस्से बनेंगे। अब इसकी जो भी क्वांटिटी तय होगा, इसकी जो भी टास्क होगा, इनका जेलर जमादार इन सब के ऊपर डिपेंड होगा कि किस कैदी से कितनी मात्रा में काम करना है। उसी तरह इस जेल के अंदर जितने भी पनिशमेंट्स थे उनमें से वन ऑफ द टफ पनिशमेंट जिसको बोलते हैं वो है फ्लॉगिंग पनिशमेंट। उसके बाद इनके दोनों हाथ और दोनों पाँव को लॉक किया जाएगा स्टैंड के साथ। एक बार हाथ और पाँव लॉक करने के बाद पीछे बटक्स की ओर एक कॉटन क्लॉथ रखा जाएगा जिसको आइदर एक बेल्ट या फिर रस्से वगैरह से टाइट से बांध दिया जाएगा ताकि ये लोग मूवमेंट ना कर पाए। देन पनिशमेंट स्टार्ट। अब जो भी पनिशमेंट देता है ब्रिटिश ऑफिसर को, जमादार, टेंडर, पेटी ऑफिसर जो भी बिलोंग करता है, मैक्सिमम कोड है, मैक्सिमम स्टिक जो इनके बटक्स की ओर एक ही जगह पे मारते हैं। कंटिन्यूसली एक जगह पे कोड़े पड़ने से क्या होगा, अगर स्किन फट जाए, चमड़े फट जाए तो इनको डबल पेन होगा, नीचे लेट नहीं पाएगा, बैठ नहीं पाएगा, चल फिर नहीं पाएगा, टॉयलेट नहीं कर पाएगा, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये जो है बाकी फ्रीडम फाइटर जो मौजूद था उनके लिए भी एक लेसन थी और जो न्यू कमर्स था उनका स्पिरिट को तोड़ने के लिए भी ऐसे पनिशमेंट देते थे ब्रिटिशर्स के द्वारा। और इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि ये जल्दी हील नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे लोग बैठने का कोशिश करेगा स्किन स्ट्रेच होता जाएगा, पेनफुल होता जाएगा। तो यहाँ पे ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है पनिशमेंट ड्रेस। तो जेल के अंदर पूरे 693 रूम से और हर एक रूम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, एक रूम में एक ही कैदी को रखते थे। तो उस जमाने में क्या था, इनको आपस में बातचीत करना, मेल जोल करना कोई पॉसिबिलिटीज नहीं था। सपोज ये लोग कभी आपस में बातचीत करता हुआ पाया गया या फिर किसी ब्रिटिश ऑफिसर्स के साथ किसी ने आर्गुमेंट कर ली, काम करने से रिफ्यूज करते हैं, ऐसे केसेस में इनको ये ड्रेस बनाते हैं। अब इस ड्रेस पहनने से क्या होगा, इनके ऊपर इचिंग, रिएक्शन, स्किन डिजीज, एलर्जी, रैशेस, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। नॉर्मल ड्रेस वैसे होते हैं। इस नॉर्मल ड्रेस के साथ साथ देखिए यहाँ पे 3 फिटर्स मौजूद है, जिनमें पहला फिटर है चेन फिटर, उसके बाद है बार फिटर, लास्ट वन दैट इज क्रॉस बार फिटर। चेन फिटर बेसिकली फ्लेक्सिबल, अगर किसी भी कैदी को चेन फिटर पहनाया गया तो एटलीस्ट ये लोग बैठ सकते हैं, खड़ा हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करके देखोगे बार फिटर, तो देखिए बार फिटर में क्या बार्स है, चेन की जगह पे बार है, बार्स बेंड नहीं होगा, जिस वजह से लोग अपना घुटनों को बेंड नहीं कर पाए, घंटों जो उनको ऐसे खड़ा होगा। और सबसे टफ वाली है सबसे लास्ट वन जिसको बोलते हैं क्रॉस बार फिटर। उसमें देखिए
दोनों पाव के बीच में एक एडिशनल बार, ये जो आप लोग देख रहे हैं ना, ये एडिशनल क्रॉस बार जिसको बोलते हैं। इससे क्या होगा, पाव को नजदीक नहीं कर पाएगा, फैला के रखना होगा। सपोज चलने फिरने की कोशिश करोगे तो पाव के दोनों साइड में चोट लग जाएगा। ये है नेक रिंग। उन दिनों जो फ्रीडम फाइटर्स को जेल पे लाते थे तो इनके गले पे एक रिंग डाली जाती थी जिसको नेक रिंग बोलते हैं। आज जैसे हम लोग आई कार्ड यूज करते हैं, उस जमाने में इसको यूज करते थे ताकि उनको इजीली आइडेंटिफाई कर पाए। ये देखिए नेक रिंग के पास ये देखिए पीछे कुछ पेंटिंग्स है। इसमें पहला स्पॉट है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, नेक्स्ट टू दैट सेलुलर जेल, लास्ट वन दैट इज वाइपर जेल। इसके बारे में आपको ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, आइएगा थोड़ा। फिलहाल अभी हम जहाँ पे मौजूद है, ये एक्चुअली जेल का नंबर 7th विंग है और इसके निचला हिस्सा है। टोटल इस जेल के अंदर जितने भी रूम्स थे, हर एक रूम यहाँ पे इक्वल साइज का था। 13.5 फीट बाई 7.5 फीट की थी ये सारी रूम। और इन सभी रूम में आप लोग एक सिमिलर चीज़ देखोगे, वो है इसका लॉकिंग सिस्टम। बिल्कुल राइट हैंड साइड बाहर की ओर एल शेप में बनी हुई है इसका लॉक सिस्टम, ताकि अगर कोई कैदी अंदर मौजूद उनके हाथ में चाबी भी मिले तो क्या होगा, बंद रहते वक्त अंदर से हाथ बाहर तक पहुंच नहीं पाएगा। उस हिसाब से जो है सारे रूम्स के लॉक सिस्टम को बिल्कुल बाहर बनाया गया। किसी भी रूम में कोई वॉशरूम, टॉयलेट, बाथरूम कोई फैसिलिटी नहीं था। इनको रूम के अंदर एक छोटा सा वुडन बेड, एक ब्लैंकेट, खाना खाने के लिए एक बर्तन, पानी पीने के लिए छोटा सा एक बाउल और एक मिट्टी का घड़ा, जो क्ले पॉट होता है ना, एर्थन पॉट, ये जो इनको रूम में प्रोवाइड होती थी। तो जनरली जब मॉर्निंग आवर्स में, आफ्टरनून में, इवनिंग में कुछ पल के लिए जब बाहर लाते थे, उस दौरान इनको जो है ओपन शेड होती थी। यहाँ पे 15, 20, 25 कैदी टॉयलेट बाथरूम ओपन शेड में करते थे। लेकिन जब शाम को एक बार अंदर लॉक हो गया, उसके बाद अगर इनको टॉयलेट वगैरह करनी थी तो उसी मिट्टी का घड़ा को यूज़ करना था, उसी क्ले पॉट को यूज़ करते हुए पूरी रात अंदर रहेगी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग इससे क्लीनिंग्स वगैरह होगी। अब देखिए ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 3 फ्लोर का था सेलुलर जेल। तीनों फ्लोर को एक सेंट्रल टावर के साथ जोड़ा गया। ये जो बीच में आप लोग देख रहे हैं वो कनेक्टिविटी है, तो कनेक्टिंग प्लेटफॉर्म्स को, जो वुडन स्ट्रक्चर है ना जो बीच में देख रहे हैं, रेलिंग है तो वो अभी परमानेंटली फिक्स हो, अदरवाइज वो रिमूवेबल था, डिटैचेबल था। कभी ज़रूरत पड़े तो उसको हटाने के हिसाब से बन रहा है। इससे क्या फ़ायदा था कि सोचिए अगर किसी रात के वक्त एक विंग के अंदर कुछ असंतोष पैदा हुआ तो इस विंग वाले क्रॉस करते हुए सेंट्रल टावर और सेंट्रल टावर से दूसरे विंग पे जा नहीं पाते। उस हिसाब से मैंने मिनिमम गार्ड्स मैक्सिमम इनमेट्स, उस हिसाब से इसको प्लान करते हुए बनाया गया। तो अभी आप लोग जो आगे जाओगे देखेंगे, पहला जो रूम है उसका लॉकिंग सिस्टम डोर सब बाकियों से अलग, गार्ड्स था। बेसिकली सिक्योरिटी गार्ड्स हर जगह पे विंग्स के एंट्रेंस में ही होती थी। और पहला रूम यहाँ से जब जाओगे तो आप लोग देखोगे एक रूम जिसके अंदर एक फोटोग्राफ रखे हुए, उनका नाम है सचिंदर नाथ सान्याल जी। अंडमान के अंदर इनको भी 2 बार सजा के तहत लाया गया था। बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर है। बहुत सारे मॉडल भी है, सैंपल्स भी है वहाँ पे। सेम सैंपल्स ऊपर वीर सावरकर जी का रूम में भी रखा गया। तो फिलहाल ऊपर तो आप सभी लोगों को जाना है, तो मैं आपको ऊपर उनके बारे में एक्सप्लेन करूँगा और उसी रूम पे विजिट भी कराऊँगा। वापस आते वक्त अगर जिनको देखना तो यहाँ खाली मिलेगा, उस वक्त यहाँ पे भी देख सकते हो। ऊपर चलेगा, सेकंड फ्लोर चले, यहाँ से आ जाइए। जेल का सेंट्रल टावर का बीच कैसे है। सेंट्रल टावर के साथ विंग्स को जोड़ने के लिए कनेक्टिविटी जो मैंने आपको बताया था। टोटल ये जो 7 विंग्स था, इन 7 विंग में एक और सिमिलरिटी था, वो था ऊपर के लास्ट रूम, यानी कि सेकंड फ्लोर लास्ट रूम। यहाँ पे डबल डोर सिस्टम थी जिसपे फेमस पॉलिटिकल प्रिजनर्स, पढ़ा लिखा फ्रीडम फाइटर्स या फिर ऐसे ही लोगों को लास्ट वाले रूम में रहते थे जिनसे ब्रिटिशर्स को खतरा हो। जैसे कि इस विंग के लास्ट रूम में विनायक दामोदर सावरकर जी को रखा गया। तो ब्रिटिशर्स के द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था लंदन में। लंदन में उस वक्त अपना लॉ कर रहा था। कहते हैं कि उस वक्त भारत में आज़ादी के मोमेंटम बहुत तेज थी। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए गए, जैसे कि गन सप्लाई, एम्युनिशंस भेजना,
बम बनाने के सिलसिले में थ्योरी सेंड करना, ऐसे बहुत सारे चार्जेस में जब इनको अरेस्ट किया लंदन में, वहाँ से जब बाई शिप इंडिया लाया जा रहा था तो फ्रांस के मार्शलस पोर्ट में जिस जहाज से उनको लाया जा रहा था उस जहाज से उन्होंने जंप किया और स्वैम करता हुआ फ्रांस एस्केप कर गया था। उसके बाद फ्रेंच अथॉरिटी उनको अरेस्ट किया, ब्रिटिशर्स को हैंड ओवर किया, इंडिया लाया गया, ट्रायल वगैरह हुई और पूरे 50 साल का सजा सुनाते हुए अंडमान के जेल में उनको लाया गया 1911 में, 1911 में। 1911 से लेकर 1921 तक यहाँ पे रखा गया पूरे 10 साल। आफ्टर कंप्लीटिंग 10 years ऑफ पनिशमेंट, जब यहाँ से पहला ट्रांसपोर्टेशन की शुरुआत हुई, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स को वापस भी भेजा गया। इनको भी यहाँ से शिफ्ट किया गया महाराष्ट्र के रत्नागिरी जेल। अगले 3 साल तक रत्नागिरी जेल में रहने के बाद 1924 में ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको नजरबंद करते हुए रिहा किया, यानी कि होम अरेस्ट किया गया और कंडीशन दिया गया कोई फ्रीडम स्ट्रगल या पॉलिटिकल एक्टिविटीज में अनदर 5 years तक पार्टिसिपेट नहीं किया। तो ऐसे में जब एक बार रिलीज होने के बाद सावरकर जी 1966 तक जिंदा थे। 66 में इनका निधन हुआ जब इनका एज था 83 years। यहाँ से लास्ट वाली रूम उनके नाम से डेडिकेटेड है, जिस रूम में एक छोटा सा लकड़ी का बेड, एक ब्लैंकेट और एक फोटोग्राफ भी रखा हुआ, जैसे मैंने आपको बताया ना नीचे सचिंद्र सान्याल जी के रूम में है, सेम यहाँ पे भी है। अब देखिए वहाँ पे जाने से पहले यहाँ पे बहुत सारे और भी फेमस फ्रीडम फाइटर्स की नेम लिस्ट मौजूद है। इसमें अगर आप लोग नोटिस करोगे तो मैक्सिमम बंगाल, पंजाब, आसम, मणिपुर, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया के थे। इनमें से भी और भी बहुत सारे फेमस फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसा कि उल्लासकर दत्ता, इंदु भूषण रॉय, मोहित मोहित्रा, पंडित राम राखा, महावीर सिंह, ऐसे बहुत हजारों फ्रीडम फाइटर्स थे। इनको आज हम लोग बोलते थे अनसंग हीरोज। इनके बारे में आज ना कोई जानता है ना कोई पहचानता है। इन्हीं में से बहुत लोग जो शहीद हुए थे उनका स्टैचूज भी आप लोग जब जेल से बाहर निकलोगे तो देख सकोगे, क्योंकि टाइम की कमी है। ऊपर में आप लोग जाओगे फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये जो साइड में जो है बैरिकेड वगैरह बहुत छोटा है, तो आप लोग ध्यान से फोटोग्राफी करना है। सामने की ओर आप लोग एक छोटा सा आइलैंड देखोगे जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, यानी कि रॉस आइलैंड। बिफोर इंडिपेंडेंट अंडमान का कैपिटल वो आइलैंड था जिसके आप लोग पिक्चर ले सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देखोगे नॉर्थ बे, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए ले जाते हैं। और भारत के जो पुराने 20 रुपए की नोट अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, लाल वाली एक नोट है, उस नोट के पीछे एक लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस के भी आप लोग पिक्चर ले सकते हो। अब देखिए ऊपर जाने से पहले इस जेल का नाम सेलुलर जेल क्यों रखा गया? लॉट्स ऑफ सेल्स के वजह से। एक रूम को यहाँ पे एक सेल बोलते हैं। इस जेल के अंदर पूरे 693 सेल्स थी, मल्टीपल सेल्स की वजह से इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। और अंडमान को काला पानी की सजा किस लिए बोलते हैं? एक्चुअल जो वर्ड है वो है काल पानी का सजा। काल, काल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है टाइम, समय, डेथ। यानी कि वंश अगर यहाँ पे किसी को भी लाया गया तो यहाँ से उनका बच के जाना नामुमकिन था, उनका मौत यहाँ पे निश्चित था। इसलिए इसको काल पानी की सजा बोलते थे, लेकिन टाइम चलते चलते लोगों ने इसको काला पानी बनाया। तो देखिए अभी आपको रूम विजिट करना है। रूम का लॉकिंग सिस्टम आप लोग देखोगे, यहाँ से लास्ट रूम वीर सावरकर जी का रूम है।
दो विंग्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए एक छोटा सा ब्रिज बांधा गया है। सामने रॉस आइलैंड यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और यहाँ दूसरी जगह पर सामने दिख रहा है नॉर्थ बे आइलैंड। ये दो विंग्स दिख रही है। सेंट्रल टावर, आज सचमुच बहुत ज़्यादा इमोशनल पल था हमारे लिए ये कि वीर सावरकर जी जिस सेल में जिन्हें रखा गया था वहाँ पर हम लोग जाके आए, रोंगटे खड़े हो गए थे। क्या बताऊँ, बहुत बहुत ही भयंकर सज़ा थी ये काला पानी की। और जिस तरीके से ब्रिटिशों ने यहाँ पे कुछ औजार इकट्ठा किए थे जिससे सारे कैदियों को तकलीफ़ दी जाए, वो वाकई बहुत ही बुरी थी, बुरी बोलना चाहिए। इस सेलुलर जेल की विज़िट के बाद हम लोग जा रहे हैं एक ऐसी जगह जहाँ पर स्वतंत्रता के लिए जो संग्राम लड़ा जा रहा था उसमें सबसे पहली बार फ्लैग होस्टिंग हुआ था, वो भी 1947 के पहले। इंटरेस्टिंग। चलिए फिर अब अगले वीडियो में वहाँ पर मिलते हैं। तब तक के लिए बने रहिएगा जर्नी डील्स के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।